languages, 26 states, 1200 plus अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ नेब्रास्का में भारतीय डॉक्टर राजेंद्र कर्नाटक इन दिनों कोरोना मरीजों का इलाज कर रहे हैं। वो इबोला के वैक्सीन बनाने वाली टीम का भी हिस्सा रहे हैं। क्या गर्मी में कोरोना वायरस खत्म हो जाएगा? भारत में कोरोना कितना और फैल सकता है? क्या भारत कोरोना को फैलने से रोक पाएगा? ऐसे तमाम सवाल हैं जिनका जवाब आप अगले 17 मिनट में पा पाएंगे। बहुत सारे लोगों का मानना है कि भारत में केसेस बहुत ज़्यादा हैं, कम्युनिटी में ट्रांसमिशन बहुत ज़्यादा है और हम लोग टेस्ट नहीं कर रहे हैं, इसलिए हमें पता नहीं लग रहा है कि कितने केसेस एग्जैक्टली कम्युनिटी में हैं। जो मेरा मानना है, जो हम कोरोना वायरस को यहाँ पे देख रहे हैं, कोरोना वायरस एक ऐसी बीमारी है जो लोगों को बहुत ज़्यादा सिक करती है। स्पेशली लोग सांस नहीं ले पाते हैं और उनको ज़रूरत होती है कि वो ICU में एडमिशन उनका हो जाए और वो वेंटिलेटर पे चले जाए, पेशेंट वेंटिलेटर पे जा रहे हैं। तो मैं नहीं मानता हूँ कि भारत में बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ़ इन्फेक्शंस हैं, क्योंकि बात करते हुए जब मैं यहाँ से बात करता हूँ अपने कॉलीग से इंडिया में, या जो मैं खबर हमें मिल रही है कि हम नहीं देख रहे हैं कि इंडिया में इमरजेंसी डिपार्टमेंट्स में या हॉस्पिटल में बहुत सारे पेशेंट्स बहुत ज़्यादा नंबर में अनडायग्नोज एंड अनडिफरेंशिएटेड रेस्पिरेटरी इलनेस के आ रहे हैं। अगर ऐसा होना शुरू हो जाएगा तो आई थिंक हमें पता लगेगा कि जब कम्युनिटी ट्रांसमिशन बहुत ज़्यादा है। लेकिन अभी जैसा मुझे पता लग रहा है कि होपफुली इंडिया में कम्युनिटी ट्रांसमिशन बहुत ज़्यादा नहीं है। ये किस स्टेज में है अभी, जैसे लोग प्रेडिक्शन कर रहे हैं कि बहुत ज़्यादा हो सकता है, लेकिन लगता नहीं है कि बहुत ज़्यादा है, क्योंकि कोरोना वायरस ऐसी बीमारी नहीं है कि ये कम्युनिटी में इन्फेक्शन है और किसी को पता नहीं लगेगा, क्योंकि 10 से 20% ऑफ पेशेंट कोरोना वायरस के जो हैं उनको इंटेंसिव केयर की ज़रूरत होती है। तो अभी हम इंडिया में ऐसा नहीं देख रहे हैं, तो लगता है कि अभी फेज़ 2 और अर्ली स्टेज में ही कम्युनिटी ट्रांसमिशन है। लेकिन हमें ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि कोरोना वायरस एक बीमारी है कि जो हम इंक्यूबेशन पीरियड, जो 5.1 डे जो मीडियन इंक्यूबेशन पीरियड है, जो लगभग 5.1 डे देखा गया है, और हो सकता है कि अभी गवर्नमेंट ने अर्ली लॉकडाउन किया है, हम 5.1 डे और उसके बाद 2 से 3 दिन माइल्ड सिम्टम्स रहते हैं, और जो सीवियर सिम्टम्स कोरोना वायरस के आते हैं वो 10 से 15 दिन या 10 से 20 दिन के बाद होते हैं इन्फेक्शन होने के। सो हो सकता है कि हम बहुत अर्ली स्टेजेस ऑफ ट्रांसमिशन में हैं, या फिर बहुत ज़्यादा कम्युनिटी ट्रांसमिशन इंडिया में नहीं है। भारत डेफिनेटली इसको हैंडल कर सकता है। जितना मैं जानता हूँ इंडिया के पब्लिक हेल्थ सिस्टम के बारे में, हमारे पास इंडिया के पास बहुत ही स्ट्रॉन्ग पब्लिक हेल्थ सिस्टम है। हमने पास में हमने प्रूव किया है कि हम डिफरेंट आउटब्रेक्स और पेंडेमिक से डील कर सकते हैं। भारत ने पोलियो से बहुत अच्छी तरह डील किया है, बहुत बड़ा पोलियो रेडिकेशन प्रोग्राम था। ऐसी मलेरिया रेडिकेशन प्रोग्राम इंडिया में चला। जो इंडिया के पास बहुत अच्छा नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है कि हमारा जो पब्लिक हेल्थ सिस्टम है गांव के लेवल पे, और जो प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स पे हमारे पास हेल्थ वर्कर्स हैं और कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स हैं। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पे हमारे पास कम्युनिटी हेल्थ वर्कर हैं। इंडिया के पास बहुत ही स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी हेल्थ पब्लिक हेल्थ नेटवर्क है। आई थिंक इंडिया डेफिनेटली इसको हैंडल कर सकता है। लेकिन जो अभी ज़रूरत है हमें प्रिपेयर होने की, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी जो लॉकडाउन किया है, आई थिंक उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है, क्योंकि जो हमने देखा इटली में, चाइना में और यहाँ अमेरिका में जो हम देख रहे हैं अभी, हम सोच रहे हैं कि हमने बहुत ज़्यादा अर्ली ऑन लॉकडाउन नहीं किया, जिससे अभी अमेरिका में 1 लाख से भी ज़्यादा केसेस कोरोना वायरस के हो गए हैं। इंडियन गवर्नमेंट ने जो अर्ली लॉकडाउन किया है उसका बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। आई थिंक कभी केसेस इतने ज़्यादा नहीं हैं। होपफुली उसका बेनिफिट हमें मिलेगा। लेकिन हमें उसके साथ साथ हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जो हमारे पास अभी टाइम है, इस टाइम को हम यूटिलाइज करें, कि हम प्रिपेयर करने में यूटिलाइज करें कि जो हमारा पेंडेमिक अगर बहुत ज़्यादा आउटब्रेक हो गया इंडिया में तो हम उसे कैसे डील करेंगे। लॉकडाउन बहुत अच्छा है, लेकिन लॉकडाउन के साथ हमें ये भी करना चाहिए कि हम अपनी स्ट्रेंथन करें अपनी लेबोरेटरीज को डायग्नोसिस के लिए, क्योंकि हमें बहुत ज़रूरी है कि हम कम्युनिटी में केसेस को डायग्नोस करें और जो कोरोना वायरस के पेशेंट हैं उनको आइसोलेट करें, जिससे कि हम जो कोरोना वायरस की जो चेन ऑफ ट्रांसमिशन है उसको ब्रेक कर सकें। ये हमारा अभी लक्ष्य होना चाहिए। और दूसरा हमें अभी ट्राई करना चाहिए कि हम प्रिपेयर करें। कोरोना वायरस एक ऐसी बीमारी है जो कि पेंडेमिक है और पूरी दुनिया में फैल रहा है। जो पेंडेमिक्स जैसे बिहेव करते हैं, जैसे हमें पता है कि पेंडेमिक्स के जो हॉट स्पॉट्स हैं दुनिया भर में चेंज होते रहते हैं। हमने देखा कि कोरोना वायरस चाइना से स्टार्ट हुआ, वुहान में बहुत बड़ा पेंडेमिक हुआ, उसके बाद
वो वुहान का जो पेंडेमिक है वो डाउन चला गया, वहाँ पर कम नंबर ऑफ केसेस कम है। फिर इटली में पेंडेमिक हुआ, वहाँ पे बहुत ज़्यादा केसेस हुए। उसके बाद न्यूयॉर्क और अमेरिका अभी लग रहा है कि हॉटस्पॉट है। ऐसे ही जो पेंडेमिक्स बिहेव करते हैं, ये दुनिया भर में नए नए हॉटस्पॉट्स के बनते रहते हैं। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम कि इंडिया में इसका हॉटस्पॉट कब होने वाला है। तो हमारे पास ये टाइम है कि हम प्रिपेयर करें, और प्रिपेयर हम किस ढंग से करें। जो हम यहाँ अमेरिका में देख रहे हैं, जो कोरोना वायरस रेस्पिरेटरी फेलियर करता है, मोस्ट ऑफ द पेशेंट जो हमें कोरोना वायरस को उनको बचा सकते हैं गुड इंटेंसिव केयर देके, पेशेंट को वेंटिलेटर सपोर्ट पर रख के। तो हमें प्रिपेयर करना चाहिए कि हमारे नंबर ऑफ वेंटिलेटर बेड्स, नंबर ऑफ आईसीयू बेड्स, नंबर ऑफ हॉस्पिटल बेड्स, कि हमारे पास इनफ कैपेसिटी है। और एट द सेम टाइम हमें ये भी देखना चाहिए कि हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स के पास इनफ पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स हैं, पीपीईज इन टर्म्स ऑफ मास्क, गाउन्स, ग्लव्स, हमें उन्हें प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत भी है। तो वो सारी तैयारियां हमें अभी करनी चाहिए अपने, जैसे मैंने कहा कि हम अपनी लैब को स्ट्रेंथन करें टू डायग्नोस्टिक रिसोर्सेज। जैसे मैंने कहा कि हम जो कोरोना वायरस के पेशेंट लगातार यहाँ पे देख रहे हैं, और कोरोना वायरस के पेशेंट बहुत ज़्यादा सिक होते हैं, और जो निमोनिया इन पेशेंट में हो रहा है, दोनों लंग्स में हम इन्फिल्ट्रेट्स और निमोनिया देख रहे हैं। और पेशेंट्स 10 to 20%, 10 से 20% लोग कोरोना वायरस से ऐसे हैं जिनको इंटेंसिव केयर की नीड है। इंटेंसिव केयर, दिस इज समथिंग दैट वी हैव टू प्रिपेयर इन इंडिया। इंडिया में अभी ये टाइम है, जैसा मैंने कहा कि लैग बिहाइंड कर रहा है इंडिया का आउटब्रेक, अभी हॉटस्पॉट इंडिया नहीं है। तो ये टाइम हमारे पास है कि हम प्रिपेयर करें कि हमारे पास इनफ नंबर ऑफ इंटेंसिव केयर बेड्स हैं, कि अगर पेशेंट बीमार होते हैं तो हम उन्हें उनकी एक्यूट फेज, अगर आप एक्यूट फेज ऑफ इलनेस में अगर पेशेंट को सपोर्ट कर सकें, अगर उसको बचा सकें, तो मोस्ट ऑफ द पेशेंट कोरोना वायरस के बचाए जा सकते हैं। और दूसरा जो हमने अमेरिका में यहाँ पे देखा है कि जो इंडिया ने अच्छा किया है कि अर्ली लॉकडाउन किया है, वो हमने सोचा कि हमने जो है लॉकडाउन अर्ली करना चाहिए था। और जो और चीज़ें जो यहाँ पे कोरोना वायरस की हम देख रहे हैं, जो सबसे बड़ी चीज़ अमेरिका में सामने आ रही है वो है डायग्नोस्टिक कैपेसिटी। यहाँ पे बहुत बड़ा चैलेंज होता रहा कि हमारे पास इनफ नंबर ऑफ टेस्ट नहीं थे। तो इंडिया को प्रिपेयर करना चाहिए अभी कि वो अपनी जो लोकल डिस्ट्रिक्ट लेवल लेबोरेटरीज हैं, वहाँ पे डायग्नोस्टिक एबिलिटी प्रिपेयर करें, तैयार करें। और एट द सेम टाइम इंडिया प्रिपेयर करे कि वो अगर एक बहुत बड़ा आउटब्रेक हो गया तो वो कैसे उसको डील करेंगे, कि उन पेशेंट को कैसे टेक केयर करेंगे। जैसे मैंने अभी मेंशन किया कि अपनी हेल्थ केयर कैपेसिटी को बढ़ाने का, अपनी सर्च कैपेसिटी को बढ़ाने का, वो सब तैयारियां अभी करने का टाइम है। बहुत सारे साइंटिस्ट और बहुत सारे डॉक्टर्स इस बात को उठा रहे हैं कि हो सकता है कि ऐसा हो। जो हम देख रहे हैं कि MIT, द मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने अभी एक रिसेंट स्टडी करी है। उनका मानना है कि इस स्टडी में उन्होंने पाया है कि 90% से ज़्यादा जो केसेस कोरोना वायरस के हैं वो ठंडे देशों से हैं, कोल्ड कंट्रीज लाइक द टेम्परेचर जहाँ पे कम है। और जो इक्वेटोरियल कंट्रीज हैं या सदर्न हेमिस्फीयर की कंट्रीज हैं, वहाँ पे केसेस कम देखे गए हैं। Less than 6% of the reported cases are from warm countries. तो हो सकता है ये सही है। मैं इसे ट्रस्ट करना चाहूँगा कि ये सही है कि गर्मी के साथ कोरोना वायरस का ट्रांसमिशन कम हो जाता है। तो हमें ये बात भी देखनी है कि जैसे यहाँ अमेरिका में हम देख रहे हैं, जो स्टेट्स गर्म है, एरिजोना है या फिर फ्लोरिडा है, ऐसा नहीं है कि वहाँ इन्फेक्शन नहीं है, लेकिन ट्रांसमिशन हो सकता है कि स्लो हो गर्मी में। जो ये डेटा MIT ने प्रेजेंट किया है, मैं आई वुड लाइक टू ट्रस्ट दैट डेटा एंड आई थिंक दिस इज अ वेरी सॉलिड डेटा। बट एट द सेम टाइम वी हैव टू लर्न कि कोरोना वायरस एक ऐसा वायरस है जो कि जाने वाला नहीं है। हो सकता है कि अभी इंडिया में गर्मी हो तो अभी कोरोना वायरस का हॉटस्पॉट इंडिया ना हो, लेकिन आने वाले टाइम में इंडिया कोरोना वायरस का हॉटस्पॉट हो सकता है। जैसे फॉल्स आएगा, उसके बाद विंटर्स आएंगे, तो हमें प्रिपेयर होने की ज़रूरत है। कोरोना वायरस की वैक्सीन मुझे पता है कि बहुत जगह काम चल रहा है, और यहाँ पे अमेरिका में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ ने अभी 45 वॉलंटियर्स को ऑलरेडी वैक्सीनेट किया है। सबसे पहले जब चाइना में, वुहान में ये आउटब्रेक हुआ, उसके बाद चाइना ने अर्ली जनवरी में रिलीज़ किया द मॉलिक्यूलर सीक्वेंस ऑफ दैट वायरस। तो अभी जो वैक्सीन टेक्नोलॉजी हमारे पास है, हमें वायरस की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे ही हमें पता लगता है कि वायरस का मॉलिक्यूलर सीक्वेंस क्या है, हम उसी पे काम कर सकते हैं, और वो मॉलिक्यूलर सीक्वेंस वायरस का क्या प्रोटीन बनाएगा, और अपनी बॉडी की सेल्स को हम प्रोग्राम कर सकते हैं टू मेक एंटीबॉडीज अगेंस्ट दैट प्रोटीन। वो काम शुरू हो चुका है। अनप्रेसिडेंटेड मैं कहूँगा कि 63 डेज़ में NIH में ये वैक्सीन तैयार की गई, और ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है। ये दुनिया का पहला आउटब्रेक है जिसमें इतनी जल्दी ये वैक्सीन तैयार की गई, और
हम अभी शुरुआत में हैं इस पेंडेमिक के, और ये वैक्सीन ऑलरेडी 45 वॉलंटियर्स को दी जा चुकी है। और हमें लेकिन पता है कि हमें सबसे पहले चेक करना है कि वैक्सीन की सेफ्टी क्या है, और उसके बाद उसकी एफिकेसी कितनी है। अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ दुनिया की इस पर काम कर रही हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में रिसेंटली उन्होंने क्लेम किया है कि जुलाई तक उनके पास एक वैक्सीन होगी। मैं होपफुल हूँ कि उनके पास बहुत जल्दी हमारे पास एक वैक्सीन हो उसके लिए। और वैक्सीन डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी अभी बहुत ज़्यादा एडवांस है जैसे हमारे पहले थी, तो हमारे पास बहुत जल्दी वैक्सीन होनी चाहिए। कोरोना वायरस एक ऐसा वायरस है जो यहाँ लंबे समय तक रहने वाला है, क्योंकि कोरोना वायरस हमें देखना चाहिए कि वी शुड लर्न फ्रॉम द आउटब्रेक्स इन द पास्ट। H1N1 का आउटब्रेक की आपने बात करी, 2009 में H1N1 का आउटब्रेक स्टार्ट हुआ, और उसके बाद जो है ये दुनिया भर में इसका स्लो ट्रांसमिशन होता रहता है। अभी हर साल हम देखते हैं कि स्वाइन फ्लू के इतने ज़्यादा केसेस आ रहे हैं और ये बहुत सारी डेथ्स करता है। तो इसी तरह कोरोना वायरस का अभी एक आउटब्रेक हुआ है, और उसके बाद ये कोरोना वायरस ट्रांसमिट होता जाएगा। जैसे मैंने अभी पहले कहा कि पेंडेमिक्स जो हॉटस्पॉट हैं इस वायरस के चेंज होते जाते हैं, डिपेंड, और हमें जो है होपफुली हमारे पास वैक्सीन हो कुछ मंथ्स में, और उसके बाद जो है हम जो नए हॉटस्पॉट्स आएंगे वहाँ पे अपना वैक्सीनेशन प्रोग्राम और एंटीवायरल मेडिकेशन प्रोग्राम स्टार्ट कर सकें, जिससे कि इसका स्प्रेड को कंटेन किया जाए। लेकिन ये वायरस जाने वाला नहीं है। दिस वायरस इज हियर टू स्टे एंड वी हैव टू लर्न टू लिव विद दिस वायरस। और हमने पास में स्मॉल पॉक्स को एरेडिकेट किया है, पोलियो को ऑलमोस्ट एरेडिकेट कर लिया है। कोरोना वायरस से भी डेफिनेटली डील किया जा सकता है। अभी जो हम देख रहे हैं, स्पेशली जो इंडिया में, मैं कहना चाहता हूँ ऑनली लॉकडाउन है, बहुत अच्छी बात है, और हर किसी की जिम्मेदारी है कि इसमें पार्टिसिपेट करे। लेकिन एक बार हमारे पास वैक्सीन होगी तो होपफुली हमारे पास बेटर कंट्रोल होगा इस आउटब्रेक को कंटेन करने का। पेंडेमिक प्रिपेयरनेस और पेंडेमिक प्रेडिक्शन जो दो चीज़ें हैं, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और जो बायो सिक्योरिटी एंड जो वर्ल्ड सिक्योरिटी और वर्ल्ड हेल्थ सिक्योरिटी की बात है, उसमें बहुत सारे पेंडेमिक हुए हैं। हम सिर्फ हिस्ट्री से सीख सकते हैं कि हिस्ट्री में क्या हुआ है। 1918 में स्पेनिश इन्फ्लुएंजा पेंडेमिक हुआ था। उससे पहले 14th सेंचुरी में 1/3 ऑफ यूरोप डाइड फ्रॉम प्लेग आउटब्रेक। और 1918 के बाद 1956 में हमारे पास आउटब्रेक हुआ इन्फ्लुएंजा का। देन वी सॉ एन आउटब्रेक ऑफ एवियन इन्फ्लुएंजा इन 60s। और आपने देखा होगा कि उसके बाद बहुत सारे ऐसे आउटब्रेक हो चुके हैं। तो हर 50 से 100 साल में एक पेंडेमिक ह्यूमन काइंड अर्थ में होता है, और ये जो है हमेशा से ही होता रहा है। तो हम इसको बीट नहीं कर सकते, हम स्टैटिस्टिक्स को बीट नहीं कर सकते हैं। तो हमारा ये रिस्पॉन्स होना चाहिए कि जो फ्यूचर पेंडेमिक्स हैं, सो सबसे बड़ा जो हमारे पास हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन कौन से पैथोजेंस फ्यूचर में पेंडेमिक कर सकते हैं। अभी जैसे हमें पता है ये कोरोना वायरस का पहला आउटब्रेक नहीं है। 2002 में सार्स हुआ था, वो एक कोरोना वायरस था। 2012 में मर्स हुआ था, वो भी एक कोरोना वायरस था। हमारे पास दिस इज द थर्ड कोरोना वायरस आउटब्रेक इन लास्ट 20 years। तो हमारे पास इनफ टाइम था कि हम प्रिपेयर कर सकें। सार्स की जो वैक्सीन डेवलपमेंट प्रोग्राम था, सार्स के आउटब्रेक के बाद वो प्रोग्राम डाइड बिकॉज ऑफ नो फंडिंग। सो हमें ये प्रिपेयर करना चाहिए कि हम आइडेंटिफाई कर सकें फ्यूचर पैथोजेंस को, कि पेंडेमिक पोटेंशियल के कौन कौन से पैथोजेंस हैं, और उनकी वैक्सीन और उनकी एंटीवायरल मेडिकेशन हम पहले से प्रिपेयर कर सकें, सो दैट हमारे पास अगर एक आउटब्रेक हो रहा है तो हम पहले से प्रिपेयर हैं। नहीं तो ये पेंडेमिक होते जाएंगे और हम हर टाइम उसी स्टेज में होंगे। आई थिंक हमारे पास इनफ टाइम था लर्न करने के लिए। आई नो साइंटिस्ट की जिन्होंने सार्स की वैक्सीन डेवलप की थी, लेकिन उनके ह्यूमन ट्रायल्स के लिए उनके पास पैसे नहीं थे। दे जस्ट नीडेड couple of $million, बट नाउ वी आर लैगिंग बिहाइंड एंड स्पेंडिंग $trillions in this pandemic। अगर हमारे पास अभी वैक्सीन होती तो हम यहाँ नहीं होते। तो डेफिनेटली वो सब ज़रूरत है कि हम पेंडेमिक्स को के लिए प्रिपेयर हों, प्रेडिक्ट कर सकें, और जो भी हम पैथोजन आइडेंटिफाई करें कि फ्यूचर में पेंडेमिक्स कर सकते हैं, जैसे एवियन इन्फ्लुएंजा